नाज़रीन, प्रोग्राम रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। पोस्ट बजट का यह पहला प्रोग्राम होगा। बहुत सारी खबरें गर्दिश में रहीं, बहुत सारी बातें हुई। जनाब फाइनेंस मिनिस्टर साहब को तो मेरे ख्याल से अवार्ड मिलना चाहिए। इतनी खूबसूरत तकरीर की, मौजू पे तो आए ही नहीं, तफसीलात उन्होंने बताई ही नहीं। कमाल की तकरीर थी, मज़ा आ गया। इधर की बात उधर की बात, पाकिस्तान ने ये कर दिया वो कर दिया, ईरान की जंग ख़त्म कर दी, फ़लानी चीज़ हो गई, ये चीज़ हो गई, कारकर्दगी। कमाल साहब तकरीर सीखे तो कोई औरंगज़ेब साहब से सीखे। तफसीलात बाद में आई क्योंकि चीज़ें कम थी बताने वाली। अच्छा अब आता हूँ मौजू पर। मौजू में बहुत सारे लोग बेनिफिशियरी थे। टॉपिक बाई टॉपिक लेके चलूँगा ना, लंबी कहानी। सबसे पहले बेनिफिशियरी रियल एस्टेट वाले थे। रियल एस्टेट वाले, कंस्ट्रक्शन वाले, प्रॉपर्टी वाले, इन्होंने तो शोर मचा दिया। ओ जी, हमारी हर बात मान ली, महबूब ने मेरी हर बात मान ली। महबूब ने यह भी कह दिया, माँ बाप को छोड़ के तेरे साथ चली जाऊंगी, हर चीज़ जनाब मान ली। उससे भी मुलाकात हो गई, इससे भी मुलाकात हो गई, वो बात भी हो गई। ऐसा पैकेज आ रहा है कि बस ये, और दुबई तो खाली हो गया, बर्बाद हो गया, तबाह हो गया, ये वो बहुत खबरें चलाई सारी रियल एस्टेट। अब बिकना, मार्केट तेज़ हो गई। जाहिर बात है, जिस दिन से इजराइल ईरान की जंग शुरू हुई, मार्केट हो गई तेज़। सीधी बात आपसे कर रहा हूँ। अव्वल रजिस्ट्रारों के पास सन्नाटे थे, जिससे मुझे अंदाज़ा हो गया कि स्पेकुलेटिव मार्केट है। स्पेकुलेटिव मार्केट ये होती है जब आप एक माल पकड़ लें और फिर उसका ग्राहक तलाश करें, कस्टमर तलाश करें। खैर, मार्केट तेज़ हुई, नो डाउट मार्केट तेज़ हो गई। पिछले साल भी थोड़ी बहुत हुई थी एक्टिविटी, इस साल भी हो गई। अच्छा, स्टॉक्स जब से स्टॉक जब से गिरा तो लोगों की उम्मीद भी बढ़ी कि रियल एस्टेट की तरफ पैसा आएगा, और आया भी। फिर उसके बाद मुख्तलिफ खदोखाल बताए गए कि जो रियल एस्टेट का पैकेज आ रहा है उसमें ये भी होगा वो भी होगा। जैसे लड़के को जहेज़ मिलने की तवक्कुआत होती है ना, क्या मुझे घर भी मिलेगा, मुझे गाड़ी भी मिलेगी, मुझे बर्तन भी मिलेंगे, मुझे ये भी मिलेगा। लड़का सोच रहा, लिस्टें बना रहा, मुझे ये भी मिलेगा, माइक्रोवेव, फ्रिज। अम्मी घर पे सौदा रखना छोड़ दो, सब जहेज़ में लाऊंगा। अब वो बात, ये पूरी लिस्ट बना ली इन्होंने, रियल एस्टेट वालों ने। अच्छा, रिलीफ मिली, रिलीफ लेकिन उन्होंने किस चीज़ में दी? उन्होंने फाइलर को रिलीफ दी, और वो बेसिकली क्या होता है, मैं तो इसे ट्रांसफ़र टैक्स कहता हूँ। अब आप और कोई नाम देना चाहें तो दे दें। अब बेसिकली क्या था कि ट्रांसफ़र टैक्स के भी मुख्तलिफ स्लैब्स हैं, ये मैं क्लियर कर दूँ। गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया कि उसको 50% पे स्लैश कर दिया। ये एक एडवांटेज वाली चीज़ हो गई कि भाई 50% पे स्लैश हो गई कीमतें ट्रांसफ़र की। क्या होता है, जब ट्रांजैक्शन टैक्स कम होता है या ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम होती है तो प्लॉट की वैल्यू बढ़ जाती है, ऑटोमेटिक, ये उसूल है। फिर मैंने क्या किया, मुख्तलिफ सवालात आजकल लोग मसनूई ज़हानत AI से पूछते हैं, मैथमेटिकल मॉडल्स हैं, रियल एस्टेट के भी मॉडल्स हैं। ये रियल एस्टेट वाले मैथमेटिक्स पे चलते हैं, खाली हवाई बातें नहीं होती। रियल एस्टेट में पाकिस्तान में जब भी वैल्यू बढ़ी है, कोई ना कोई कैलकुलेशन ज़रूर होती है। हमारी कैलकुलेशन थोड़ी फ़र्क होती है। तो बेसिकली मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से ये जो टैक्स कम हुआ है, इससे 5 से 10% जो है वो सेफली आबाद इलाकों के अंदर कीमत बढ़ सकती है। और ऐसे जैसे स्पेकुलेटिव एरियाज़ हैं, देखिए पाकिस्तान के अंदर मेजरमेंट है DHA फेज़ 8, DHA 2 नहीं, DHA सिटी नहीं। पाकिस्तान की रियल एस्टेट मार्केट, क्योंकि अभी करंट जो कराची का DHA है ना, एक है DHA सिटी जो कि हाईवे, सुपर हाईवे पे, आप उसे M9 कहते हैं, मैं उसे कहता हूँ सुपर हाईवे, क्योंकि असल मोटरवे फ़र्क है। वो अब बाद में बताऊँगा स्टोरी, हर चीज़ एक प्रोग्राम में नहीं बता सकते। मेहमानों का तारुफ करा दूँ, फिर इसके खदोखाल और तफसीलात पे जाएंगे, क्योंकि इन लोगों ने तो बड़ी तैयारी की थी। 1000 मेहमान बुला लिए थे, मेहमान पहुँचे 100। खैर, फिर भी कस्टमर तो लगेंगे, समुंदर है, मछली तो लगेगी, कम या ज़्यादा हो सकती है। मेरे साथ यहाँ स्टूडियो के अंदर मौजूद रियल एस्टेट के शोबे पर महारत रखने वाले, बारहा हमारे प्रोग्रामों में भी शामिल हो रहे हैं, अभी बजट के भी बहुत सारे प्रोग्रामों में इनको देखा, जनाब सैयद रोशन अली वारसी साहब। वेलकम करता हूँ आपको शो में। टेलीफोन के ऊपर हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब मोहम्मद हसन बख्शी साहब, चेयरमैन आबाद, और उनसे भी पूछूंगा बात। पहले आपकी जानिब आऊँगा क्योंकि आप लोगों को बरह रास्त मुतासिर करता है रोशन साहब, और मुतासिर इस वजह से करता है कि ये एक बहुत बड़ी लाइबिलिटी थी, बायर के ऊपर भी, सेलर के ऊपर भी। ताहम ये एक्सटेंड की गई है सिर्फ फाइलर के लिए। प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ नॉन फाइलर ज़्यादा है, फाइलर कम है, तो इम्पेक्ट ज़रूर आएगा। और जैसे मैंने बोला आपको अभी कि ऐसी मार्केटें जहाँ पर एम्प्लॉयमेंट वाले लोग, टैक्स पेइंग लोग, जो कि अच्छी इस्टेब्लिश सोसाइटीज़ हैं जिनको लोग अफोर्ड कर सकते हैं, वहाँ पे प्राइस पे इम्पेक्ट आएगा। तो ओवरऑल ज़रा थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कीजिएगा। यही एक स्टेप मुझे दिखा है, इसके अलावा कोई रियल एस्टेट पैकेज के और कोई स्टेप मुझे दिखे नहीं। आपको दिखे, आप बता दें जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। जी जी। देखिए, मेरा
कुछ दिल में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि मैं उसको बिल्कुल आपके साथ शेयर करना जी चाहता जी। हूँ। वो ये है कि ये जितनी बातें आप कर रहे हैं या दुनिया पाकिस्तान में बैठ के जितने चैनलों पे बात हो रही है वो सब सेकेंडरी थर्ड है। मेरे अच्छा। लिए उसकी कोई इतनी हैसियत नहीं रखती। मेरे लिए एक बात बहुत अहमियत रखती है, मुझे बताएं कि ये हमारे जितने भी बजट बन रहे हैं या जो भी हमारे तरक्याती काम हो रहे हैं या हमारे मुल्क के अंदर ख़राबियाँ हैं जो अच्छाइयाँ हैं वो गिनवाई जाती हैं, क्या ये हमारे मुल्क का मसला है या इसको हल करने का इसका कोई हल है? इसका हल ये नहीं है। इसका हल ये है कि सबसे पहले बेसिक गलती कहाँ हो रही है हमारे मुल्क के अंदर जो कर्जा है हमारे मुल्क का, सबसे पहले जब तक हम कर्ज की बात नहीं करेंगे, जब तक ये सिर्फ हम लोग ये सवाल जवाब करते रहेंगे, हम अभी मुद्दे पे नहीं आएंगे। मुद्दा ये है कि सारी चीज़ें सही जब होंगी जबकि हम अपने मुल्क के कर्जे की बात करेंगे। कर्जा हमारे मुल्क का उतरेगा, उसके बाद जो है फिर हम लोग तरक्की की तरफ जाएंगे। ये बजट जो बनता है उसमें अमीर आदमी जो है वो प्लस माइनस करता है कि यार इतना फ़ायदा होगा, इतना नुकसान होगा। गरीब आदमी को इसका कोई फ़ायदा नहीं है, उसको तो 2 वक्त की रोटी के लाले पड़े हुए। और अब जो ये बजट आया इससे फिर जो है ना चीज़ें महंगी होंगी, महंगी होने के बाद उसको फिर मज़ीद जो है ना महंगाई का सामना करना पड़ेगा। उनको फिर अपनी 2 टाइम की रोटी के उसके फिर लाले पड़े हुए। सबसे पहले तो ये है कि ये बताएं कि हमारे मुल्क में जो सूदी निज़ाम है, जो हम लोग जो हर साल जो सूद लेके हम लोग अपना बजट बनाते हैं, जो हम लोग को IMF के कर्जदार होकर हम लोग अपना बजट बनाते हैं, ये हमारा हल है? ये मैं इसलिए कड़वा सवाल कर रहा हूँ आपसे कि देखें ये हल नहीं है। हमने कभी सोचा, हमारी कोई पॉलिसी बनी, परमानेंट बुनियाद पे कोई पॉलिसी बनी कि हमने ये मुल्क का कर्जा कैसे ख़त्म करना है? जो आता है कर्जा लेता है और हमें कर्जदार करता चला जाता है। हमारी नस्लें चली गई, मर गई, चली गई, मगर कर्जदार पे कर्जदार हुए चले जा रहे हैं। हम जिस दिन कर्जे को उतारने का सोचेंगे उसके बाद हम ये सारी चीज़ें तरक्की की बात करेंगे। ये आर्जी तौर पर रिलीव है। कड़वी बात करूं, कड़वी बात करूं, तालिब इल्म आपने भी थोड़ी कड़वी बात की, मैं भी। ये कभी कम नहीं होगा, ये कभी कम नहीं होगा। इस कड़वी बात को यहाँ छोड़कर आगे चलते हैं, लेकिन मेरे साथ अभी मोहम्मद हसन बख्शी साहब भी मौजूद हैं, तो जाहिर बात है उनसे भी ये सवाल कर लें। बड़ा अहम नुक्ता जो है वो सैयद रोशन अली वारसी साहब ने बयान किया। लेकिन मोहम्मद हसन बख्शी साहब, अब ये है कि बजट के अंदर देरीना ख्वाहिशात तो बहुत सारी थी। जैसे लड़के की जहेज़ के अंदर बहुत ज़्यादा ख्वाहिशात होती हैं, मुझे ये भी मिले, वो भी मिले, फलां भी मिले। रियल एस्टेट वाले और कंस्ट्रक्शन वाले कराची में तो कम, आप लोग तो इतने ऊपर उम्मीद नहीं थे, लेकिन पंजाब में तो लोगों ने ऐसे लिस्टें बिछा दी कि जी हमारी बात हो गई है, ये तो अब तय है, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। उसमें से सिर्फ एक शर्त मानी गई है कि जो ट्रांसफ़र टैक्स, मैं तो इसे ट्रांसफ़र टैक्स ही कहूँगा, आप इसे कुछ भी कह लें, ये जो ट्रांसफ़र टैक्स है इसको आधा स्लैश कर दिया गया है। इसका कितना मेजर आपको एडवांटेज होगा, और वो जो ख्वाहिशात आपकी पूरी ना हो सकी, क्या 3 दिन के अंदर आपकी उम्मीद तवक्को है कि हुकूमत उन पे नज़रसानी करे? क्योंकि बहुत सारी चीज़ों पर पब्लिक प्रेशर की वजह से नज़रसानी शुरू हो गई है, क्या कहते हैं आप? देखिए, मेरा अपना ख्याल है, शुक्रिया पहले, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा अपना ये ख्याल है कि जो इन्होंने ट्रांजैक्शनल टैक्स, ये एडवांस टैक्स था, ये टैक्स नहीं था, ये एडवांस टैक्स था, ये इन्होंने कम किया है। इससे मुमकिन है कुछ ट्रांजैक्शंस तो बढ़े, पर इंडस्ट्री के लिए इन्होंने कुछ भी काम नहीं किया। वो इसलिए कि हमारी डिमांड्स क्या थी? हमारी डिमांड ये थी कि हमें आप एक 10 से 15 साल तवील मियाद की एक कंसिस्टेंट पॉलिसी दे, उस पॉलिसी को बनाने में स्टेक होल्डर की शमूलियत हो और उसको गारंटी करे लेजिस्लेशन, क्योंकि हुकूमतें आती हैं जाती हैं, उसका कोई मतलब मसला भी नहीं रहता, आने वाला पिछले वाली पॉलिसी खत्म कर देता। जी, ये बस आपके मैं जज्बात समझ पा रहा हूँ। ये जो आपने कहा है ना, हुकूमतें आती हैं जाती हैं, इसके पीछे बड़ा राज है, बड़ी गहराई है। दूसरी बात हमने जो इनको कही थी कि जो हमारे सेक्टर से आप टैक्स लेते हैं कंस्ट्रक्शन के, जी, वो आप पर स्क्वायर फुट पे कन्वर्ट दें। उससे क्या होगा कि मेरा और टैक्स पेयर का और टैक्स कलेक्टर का ताल्लुक खत्म हो जाएगा। मुझे पता होगा मेरी लायबिलिटी क्या है, साल की 2 करोड़ रुपए, 5 करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपए। अगर मैं 1000 फुट बनाऊंगा तो 1000 फुट पर टैक्स दूंगा। अरे इतनी मुश्किल से तो FBR के हाथ में सोने की चिड़िया आई है, और पहले तो खाली BCA के पास ये सोने की चिड़िया थी, अब तो FBR के पास ये सोने की चिड़िया आ गई। मैंने किसी से पूछा ये SBCA का क्या मतलब होता है, उन्होंने कहा सिंध बिल्डर कंट्रोल अथॉरिटी। मैंने कहा ये तो बिल्डिंग कंट्रोल है। उन्होंने कहा नहीं, बिल्डिंगें तो हमसे कंट्रोल होंगी नहीं, लेकिन बिल्डर कंट्रोल हो जाएंगे। ये सोने की चिड़िया पीपल पार्टी के पास थी,
अब थोड़ा वफाक को भी एंजॉय करने दो आप, वो थोड़ी छोड़ेंगे अब जी। ठीक, अच्छा, एक तो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये था। हाँ दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू तुम्हारा ये, तीसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि बिल अमूम पूरे पाकिस्तान में और बिलखुसूस कराची और सिंध में डिजिटलाइज कर दिया जाए अप्रूवल प्रोसेस और लैंड रिकॉर्ड। हाँ मैंने सुना था आपका वो इंटरव्यू, उसमें आपने कहा AI जी, तो उसमें फिर मसला ये है कि आपने तो AI बता दिया लेकिन फिर जेब में कुछ भी ना आई अगर आपने लगा दिया AI। अच्छा, इसमें बिल्कुल आपने सही कहा। अच्छा, हम क्यों कह रहे हैं? देखिए, इस वक्त पाकिस्तान का मसला क्या है? पाकिस्तान का मसला यह है कि GDP नहीं बढ़ रहा है, बहुत कोशिश कर ली। पाकिस्तान का मसला है रेवेन्यू नहीं बढ़ रहा है। पाकिस्तान का मसला है एम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं हो रही है। और पाकिस्तान का मसला है इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं बढ़ रही है। यही मसाइल है ना। तो हमारी इंडस्ट्री के पास इन तमाम मसाइल के हल हैं। हम एग्रीकल्चर के बाद सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर हैं। हम चलते हैं तो 72 अलाइड इंडस्ट्री साथ चलती हैं। जी जी। हमारे पास खरीदार भी पाकिस्तानी, या तो रेसिडेंट पाकिस्तानी या एक्सपैट्रिएट पाकिस्तानी। हमारे पास बनाने वाला यानी मैं, मेरा इंजीनियर और मेरा सुपरवाइजर भी पाकिस्तानी। जिस जमीन पे बन रहा है वो भी पाकिस्तानी। और उसके साथ जो सामान लग रहा है मुझसे पूछे ना कितने सरकारी अफसरों के घर चलते हैं आप लोगों की वजह से। ये मेरी बात तो कलमा गो आदमी हूँ, सच निकल जाता बार बार मुंह से, माजरत। 14 मिलियन मकानों का शॉर्टेज है पाकिस्तान में। मैं नहीं कह रहा, वर्ल्ड बैंक कह रहा है। जी जी, वो लोग भी गुजरे हैं जिन्होंने कहा था साल में 1 करोड़ घर बनाएंगे, पता नहीं 50 लाख नौकरियां देंगे या 1 करोड़ नौकरियां देंगे, पता नहीं क्या हुआ। इसमें हमारे पास 10 मिलियन लोगों का डायस्पोरा है दुनिया में, पाकिस्तानियों का। इस जंग ने एक बात तो क्लियर कर दी है कि ये दुनिया हैज बिकम अ अनस्टेबल प्लेस with unstable people at very important places. तो हर पाकिस्तानी अब ये सोचता है कि अपने एज एन बैकअप प्लान अपने मुल्क में एक घर बना ले। Agreed, I fully agree with you. ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जिसको अगर गवर्नमेंट इनकैश करना चाहती या उसको कैश करना चाहती तो मेरे ख्याल में ये तमाम मसाइल का हल निकल आता। They doubt you are going to finance their political opponents. ठीक है, I'll leave it at that. अब एक मैं I'll come back to you. बड़ी अहम बात मैंने कर दी मखसूस एक जुमले के अंदर, अब आप खुद ही समझ जाएं। That's why most relief that was given to you was withdrawn because they perhaps doubt your intentions. लेकिन I'll get back to you on this one. सैयद रोशन अली वारसी साहब, आपने बात सुनी। मोहम्मद हसन बख्शी साहब ने बड़े खूबसूरत और ऐसा अंदाज के अंदर अपना मौका पेश किया। तीनों नुक्ते जो इनके जहन में थे इन्होंने बताए। मुझे उम्मीद नहीं थी, मुझे उम्मीद ये थी, ये भी बहुत सारों की तरह कहेंगे कि बजट बहुत अच्छा, लेकिन इन्होंने बजट को मेजर करके इन्होंने बोला है कि इसका मिनिस्क्वल इम्पैक्ट आएगा, जिसे मैं ट्रांसफ़र टैक्स कह रहा हूँ, ये एडवांस टैक्स कह रहे हैं, आप जो लफ्ज़ कहना चाहें। लेकिन मैं चाहूँगा ज़रा इस मौजू पर डायरेक्टली बात कीजिएगा, मैक्रो डिस्कशन में और आप एंड पे करेंगे। मुझे बताएं इसकी रियल एस्टेट मार्केट पर क्या इम्पैक्ट आएगा, क्लियर बताइए। देखें, इससे फ़र्क तो ज़रूर पड़ेगा, जाहिर सी बात है। इन्होंने टैक्सेस कम कर दिए, अल्लाह का शुक्र है कि एक टैक्स जो पे नाजायज़ लगाया गया था 7E, वो भी ख़त्म हो गया। उसका तो आज तक समझ में नहीं आया कि वो क्यों लगाया गया था। अब लोगों का जो कॉन्फिडेंस है ना, जो लोग हमारे इस मुल्क में पैसा इन्वेस्ट करके इस मुल्क को तरक्की की तरफ लेके आना चाहते हैं, वो बैठे हुए पैसा लगाने के लिए, मगर उनकी सेफ्टी कौन देगा? सेफ्टी का कोई तो जिम्मेदार, कोई गारंटी तो ले। ये हुकूमत चली जाएगी, सेफ्टी खत्म हो जाएगी, वो अपना पैसा लेकर आएंगे, फिर वो पैसा उनका बर्बाद हो जाएगा। सबसे पहले तो उनके पैसे की सेफ्टी होनी चाहिए। हमारा जो इन्होंने जो टैक्स वगैरह का जो कम किया उससे बिल्कुल फ़ायदा होगा, मगर ये सारा का सारा टैक्स जो हमसे जमा करेंगे, रेवेन्यू लेंगे, ये उठा के सूद की मद में दे देंगे अगले साल उठा के, तो हमने कहाँ से तरक्की करनी है? तरक्की नहीं होगी। तरक्की के लिए पहले मैंने आपको जो बताया था वो बेसिक चीज़ को लेके आना पड़ेगा, वो ख़त्म करना पड़ेगा। Concrete question to you. You also work in the, देखिए मैं I'll be very specific with you. Reason is that people may not like it or like it. I told you that the barometer of prices in Pakistan is DHA phase 8. बिल्कुल। What is going to be the price impact in DHA phase 8? मुझे वो बताएं ताकि मेरे जहन में आ जाए कि पूरे पाकिस्तान में क्या होगा। मैं कैलकुलेटर से आपको बता दूंगा किस इलाके में क्या प्राइस इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि सारा पैसा वहाँ पार्क होगा।
वहां पे कितना प्राइस इंपैक्ट आने वाला बताएं जी। मैं आपको बता दूं, अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आज से 6 महीने पहले भी कहा था कि ये पाकिस्तान में जिस वक्त ये फेज 8 में स्पेशली जो प्राइस थे ना, तकरीबन 1 लाख रुपए गज के हिसाब से ज़मीन मिलती थी। ठीक। आज 2 लाख रुपए गज की ज़मीन हो गई, इससे कम में कोई भी प्लॉट आपको नहीं मिल रहा। आने वाले वक्तों में ये 4 लाख में भी नहीं मिलेगा आपको विद इन 2 ईयर। स्पेकुलेशन ड्रिवन नहीं, नॉट जेन्युइन बिकॉज देयर इज ओनली द सेफेस्ट प्लेस फॉर द इन्वेस्टमेंट हियर। तो आपको सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए एक सेफ जगह जो है ना आपकी डीएच, मैं कैलकुलेटर से मेजर करता हूं। देखो असल में बात ये, प्रोजेक्ट्स तो बहुत सारे आते हैं, अल्लाह सबको खुश रखे, सब खुशहाल रहे, ऐसी बात नहीं। मैं पीर बाबा के मुतालिक भी बात करता था पहले, लेकिन पीर बाबा दुबई निकल गए, आपको पता है, अब वो वापस कभी नहीं आएंगे। पैसा उनके पास है, सारी लिक्विडिटी मार्केट से वाइप आउट हो गई, बात खत्म। फिर मैं नहीं, ये क्लियर आपको देखें, लिक्विडिटी इज अ मेजर प्रॉब्लम इन पाकिस्तान कंस्ट्रक्शन एंड रियल एस्टेट मार्केट राइट नाउ। इट हैज बीन वाइप्ड आउट बिकॉज ऑफ दैट। मैं अभी कुछ और भी कहना चाहता हूं, आप मेरे को मौका नहीं, बड़ा एहतियात से कहिएगा, आजकल हालात खराब है। बिल्कुल एहतियात से कहूंगा। देखें, मैं तो देखे पीर बाबा कह देता हूं उनको, क्योंकि मैं तो अल्लाह से डरता हूं, अल्लाह का खौफ मुझे है, मैं इसीलिए कोई ओहदे पे नहीं आना चाहता, क्योंकि उसके लिए कुरान उठाना पड़ता है। कुरान उठा के मैं झूठ बोलूंगा, उसका अजाब आएगा। मैं तो उन लोगों को हिदायत की तौफीक करता हूं, अल्लाह के दुआ करता हूं जिन्होंने कुरान उठाया, हलफ उठाया, उसके बाद अल्लाह से कहता हूं कि अल्लाह उनको हिदायत दे के वो उस पर अमल करें, वरना उसके अजाब में आएंगे। अच्छा, लेट मी गो बैक टू मोहम्मद हसन बख्शी साहब ऑल्सो। हसन बख्शी साहब, पहली दफा आपके साथ प्रोग्राम किया तब कंस्ट्रक्शन कॉस्ट थी, मुझे याद है, मैं और आप प्रोग्राम के अंदर बहस कर रहे थे, तकरीबन 4200 से 4400 स्क्वायर फीट मैक्सिमम कॉस्ट थी प्रीमियम कंस्ट्रक्शन की। आज आपको पता है प्राइसेस इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं कि अब सबसे मिनिमम कॉस्ट शायद 4200 या 4500 होगी, जो शायद इलाकों में कंस्ट्रक्शन की जाती है। आज 9000 रुपए तक चली गई है प्रीमियम कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। आई डोंट नो वेदर यू कंकर और नॉट। 10,000 मोर देन 10,000 ऑल्सो इन सम प्लेसेस। तो आप क्या कहना चाहेंगे, ये इनपुट कॉस्ट भी तो शामिल थी, उस पर कितना काम किया गवर्नमेंट ने, इनपुट्स पर, सीमेंट और स्टील पे बुनियादी तौर पे? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, 3 मेजर कॉस्ट हैं कंस्ट्रक्शन में जी। एक जमीन की है, राइट, और 2 चीजें कंस्ट्रक्शन में 50% जो कॉस्ट आती है वो सीमेंट और स्टील है। राइट, पॉइंट टेकन। अनफॉर्चुनेटली सीमेंट की जो प्रोडक्शन बेस है ना, वो बहुत नैरो है। चंद फैमिलियों के पास ये इंडस्ट्रीज हैं, और पाकिस्तान का पर कैपिटा इनकम इस वक्त $1900 है, जबकि मिडिल ईस्ट, अमेरिका और यूरोप का पर कैपिटा इनकम $30,000 से $40,000 है। पाकिस्तान में सरिया इस वक्त $2,50,000 रुपए पर मेट्रिक टन है, और मिडिल ईस्ट में 1 लाख, या इन कंट्रीज में जहां पर कैपिटा इनकम $35,000-40,000 है, वहाँ 1,50,000 है। इसी तरह हमारे यहाँ सीमेंट की बोरी 1300 से 1400 रुपए है, और यहीं से हमारे भाई लोग वहाँ एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वहां पर मिल रही है ये बोरी 700 से 800 रुपए। तो देखिए, जब तक गवर्नमेंट कार्टेलाइजेशन को नहीं हिलाएगी, चले अगर नहीं हिला सकती, कोई मजबूरी है, वो बड़े लोग हैं, कनेक्टेड हैं, वेल प्लेस्ड हैं, नहीं, एक्सप्लेनेशन एक जुमले की। देखिए, ये कहते हैं कि दे हैव मेड ए सब्सटेंशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान, इसलिए हम उनके रेट पे ज़र्ब लगाने से पहले 100 दफा सोचेंगे, बिकॉज दे आर जॉब क्रिएटर्स एंड दे आर टैक्स पेयर्स। अच्छा, वेरी गुड, वेरी वेल सेड। अगर इफ दिस इज वो पॉलिसी, मेरी एक बिल्डिंग बनती है 50 मंजिल की, 75 से $100 मिलियन की। ठीक, 75 से $100 मिलियन की एक बिल्डिंग बनती है। जी जी। और इस वक्त 50 बिल्डिंगें पाकिस्तान भर में बन रही हैं, यानी $5 बिलियन जी। और 150 बिल्डिंग और बन सकती है अगर पॉलिसी कंसिस्टेंट हो, यानी $60 बिलियन। ठीक है, ये नंबर्स मैं आपको बताऊं। हाँ हाँ, सही है, ठीक। आर वी नॉट इन्वेस्टिंग अ ह्यूज अमाउंट इन द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान? ऑफ कोर्स यू आर। So what I was trying to say कि भाईजान, ये बाहर मुल्कों में 700 रुपए का बेच रहे हैं खुद, पर हमारे मुल्क में 1400। देखिए, मैं कहता हूँ नहीं, इनको 1500 में बेचने दें। गवर्नमेंट इंपोर्ट अलाउ कर देना, रेगुलेटरी ड्यूटी, एडिशनल रेगुलेटरी ड्यूटी खत्म करे, तो होगा क्या, एक जहाज आएगा ना, सीमेंट की कीमत 400 रुपए और सरिये की कीमत 50,000 रुपए कम हो जाएगी, सिर्फ पोर्ट पे लगेगा। देखिए, ये वरना आम आदमी, ये तो आप प्रेशर कर सकते हैं ना सर, आप लोगों का ज्यादा इन्फ्लुएंस है, नहीं, हमारी कहाँ सुनेंगे वो? आम आदमी नहीं, आपके तवज्जुह से ये पैगाम पॉलिसी मेकर्स को पहुंचा रहा हूँ। जी जी। आम आदमी, गरीब आदमी तो मकान का
ख्वाब भी नहीं देख सकता। आप पहले के जमाने में ख्वाब तो देखता था, जी जी, अब ख्वाब भी नहीं देख सकेगा जो हालात हैं। और अनफॉर्चुनेटली मैं समझता हूँ कि अगर गवर्नमेंट को अपनी 5 प्रायोरिटी इंडस्ट्री चूज करनी है ना, तो मैं समझता हूँ एक होनी चाहिए हाउसिंग एंड कंस्ट्रक्शन, दूसरी होनी चाहिए एक्सपोर्ट, तीसरी होनी चाहिए मैन्युफैक्चरिंग, चौथी होनी चाहिए आईटी एंड सर्विसेज, और 5वीं आप जो ऐड करना चाहें वो कर दें, इंफ्रास्ट्रक्चर कर दें, डेवलपमेंट कर दें। अच्छा, मैं आपकी तरफ आई जस्ट कम बैक टू यू। मैं एक चीज क्लियर थोड़ा सा करना चाहूंगा, बड़ी अहम जो आपने बात की है वो ये है कि ये कार्टलाइजेशन क्यों ब्रेक नहीं होती। नंबर 1, ये एक्सट्रीमली इन्फ्लुएंशियल लोग हैं जिन्होंने इनॉर्मस कैपिटल एक्सपेंडिचर पाकिस्तान में किया है। इनके पास हर हरबा, हर टेक्निक, हर कहानी है। अगर यही सरिया सैयद रोशन अली वारसी साहब हम इंपोर्ट करें तो ये हमें चीप पड़ेगा, लेकिन जाहिर बात है ये लोग, इनको आपने अम्ब्रेला दी हुई है, इनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सीमेंट भी नाजरीन मैं आपको बताऊंगा अभी मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा ओवर प्रोड्यूस्ड है। ये सीमेंट ज़रूर इसको चेक करें। ये मार्केट के अंदर जो सीमेंट मिल रही है ना, ये आप बैग खुलवा के चेक करें अगर आप माल ले रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारा सीमेंट पुराना है। याद रखें, सीमेंट जब पुराना हो जाता है तो वो अपनी स्ट्रेंथ लूज कर जाता है और उसके अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं रहती। मैं तो जब एक चीज ऐड करना जी चाहूंगा, ऐड करें। ये मैं बात सही कह रहा हूं, पहले ये तायद कर दें, डिपो के अंदर जो सीमेंट पड़ा हुआ है ये मॉइस्चर की वजह से बहुत सारा खराब भी हो जाता है। मैं इसलिए आप लोगों की वजह से ही कह रहा हूं। जी, आप कुछ ऐड करना चाहें? मैं चाहूँ, ये 50% कैपेसिटी अपनी प्रोडक्शन कर्टेल कर रहे हैं जी, क्योंकि अगर ये 100% प्रोडक्शन करेंगे तो मार्केट गिर जाएगी। और अभी भी सरप्लस है, बाय द वे, अभी भी सरप्लस सीमेंट प्रोड्यूस हुआ है। मैं कह प्रोडक्शन कर्टेल करके प्राइस मेंटेन कर रहे हैं। दैट्स नॉट लॉजिकल ना। देखिए, दैट्स नॉट लॉजिकल, दैट्स नॉट लॉजिकल। ज्यादती हो रही है, पाकिस्तानी कंज्यूमर्स के साथ ज्यादती हो रही है। ये मैं एग्री करता हूं। सैयद रोशन अली साहब, आपने बात सुनी, बड़ी अहम बात उन्होंने बताई। मैं आपको यही बता रहा हूं कि अभी भी ओवर प्रोड्यूस हुआ सही है है, और लोग नहीं उठा रहे। आपको पता है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी तभी उठेगी जब थोड़ा रियल एस्टेट में भी कोई जान आएगी। मैं आपको वही बताना चाह रहा था। दवाई वही खाएगा ना जो थोड़ा चलता फिरता आदमी होगा। देखें, हसन बख्शी साहब ने जो बात की है ना, मैं तो बहुत अच्छी बात की है। उन्होंने एक नुक्ता पहले उठाया था जो कि मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ। वो ये था कि गवर्नमेंट को सबसे पहले तो हमें एमनेस्टी देनी चाहिए थी। हमने वही थी, टैक्स कम कर दिया, एमनेस्टी है नहीं हमारे पास। एमनेस्टी नहीं होगी, हम कैसे सेल परचेज करेंगे? सबसे पहली बात तो ये कि किसी को वाइट ही नहीं है, वाइट मनी। हम कहते हैं एमनेस्टी भी दें और साथ में अपनी जो फेयर मार्केट वैल्यू उसको बढ़ाएं। मैं रियल एस्टेट की बात करूँ, कंस्ट्रक्शन की बात पे बाद में आऊँगा। मैं कहता हूँ कम से कम सबसे पहले पैसा तो पाकिस्तान में आने दें, उनके रास्ते तो खोलें। लोग लेके बैठे में पैसा, इस वक्त लोगों को पता चल गया, जिन लोगों ने पाकिस्तान से बाहर पैसा लगाया था उनको समझ आ गई है। अब वो परेशान है, हम क्या करें? सिर्फ उनको पाकिस्तान में कोई सेफ्टी फराम कर दे, उनके पैसे की सेफ्टी दिखा दे और फिर एमनेस्टी ही दे दें हमको। एमनेस्टी में ये होगा कि आप इसका जो टैक्स है, मुद्दे पे बात, आप उसका टैक्स जो है ना वो 0.5% करें। ये मुद्दे पे बात हुई है। असल नाजरीन बात ये है कि लपेटे में और चीजें लाने की जरूरत ही नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि जब आज रियल एस्टेट लेने के लिए एक आदमी जा रहा है, कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी लेने के लिए जा रहा है, कोई यूनिट लेने के लिए जा रहा है, उसके पास वाइट पैसा नहीं प्रूव करने के लिए, ये है सबसे बड़ा बैरियर। गवर्नमेंट को ये रियलाइज करना पड़ेगा कि उसको रिलीफ और रिलैक्सेशन देनी पड़ेगी। शुरू में बिल्कुल वैल्यूएशन बढ़ा दी, सरकारी अफसर और बाबुओं को कुछ नहीं पता रियल एस्टेट के बारे में, उन लोगों से सजेशन नहीं लेनी चाहिए। एक छोटी सी ब्रेक, वापस आते गुफ्तगू जारी रखेंगे। देखिए, जब तक रुकावटें नहीं हटेंगी ना तो ये सेक्टर चलेगा नहीं कंस्ट्रक्शन का, और इसके साथ जितने शोबा जाते हैं वो नहीं चलेंगे। तो लेट्स ट्राई टू आइडेंटिफाई ना प्रॉब्लम क्या है। आई थिंक अब हम नैरो डाउन करके सही जगह पर आ गए। अब आ गए। प्रॉब्लम देखें, टैक्सेस का है, नो डाउट टैक्सेस का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। लेकिन सबसे पहले ना अंडरलाइंग इंडस्ट्री चलती है। वो चिकन एंड एग वाला मसला है, मुर्गी पहले आई अंडा पहले आया। तो मेरे ख्याल से पहले अंडे को पकड़ लो भाई। जो मेन इशू है वो ये है कि जब आप कोई भी यूनिट अभी लेने के लिए जा रहे हैं, कंस्ट्रक्टेड है, अदरवाइज नॉन अनकंस्ट्रक्टेड है, नॉन कंस्ट्रक्टेड है, जितना भी आप उठाएं, सबसे पहले आपके पास वाइट होना ज़रूरी है। ये रिक्वायरमेंट आपसे ज़्यादा सेलर की है, क्योंकि सेलर को अपनी सारी प्रोसीड्स वाइट में चाहिए ताकि वो जो अगली चीज़ लेने के लिए चाह रहा है उसके लिए आसानी हो। थोड़ा सा समझना है इस मार्केट को, बाकी रोशन साहब आपको समझाएंगे। देखो रोशन साहब, ये जो है गवर्नमेंट की डिमांड तो है ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा ये जो सेलर है ना उसकी रिक्वायरमेंट है। क्यों?
क्योंकि सेलर ये कहता है कि मैं अपनी अगली इन्वेस्टमेंट के लिए मेरे पास कुछ पोर्शन वाइट होना चाहिए। अगर आप मिनिमम में भी चले जाते हैं, इन्होंने इतनी गलत वैल्यूएशंस की हैं, इतनी गलत वैल्यूएशंस की हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। वो जगह जहाँ वैल्यू नहीं थी वहाँ मार्केट वैल्यू से ज़्यादा बढ़ा दी, वहाँ जहाँ वैल्यू एग्जिस्ट करती है उसको वैल्यू से कम कर दिया। कराची शहर के अंदर जौहर में प्लॉट डिफेंस से ज़्यादा महंगे बिकना शुरू हो गए। ये अभी जाकर पैरिटी आई है, ये नेचुरल पैरिटी थी खुद ब खुद। फिर जाहिर बात है जो पॉश एरिया हैं वहाँ की कीमतें ऊपर गई, लेकिन बीच में एक वक्त आ गया, मैं लोगों से बोल रहा हूँ, वो मुझे कह रहे हैं कि हम 250 गज या 200, कराची की कटिंगें भी अजीब हैं, 240 गज ये जो है मैं ले रहा हूँ जौहर में, और वो डिफेंस के, मजाक डोंट माइंड इट, डिफेंस के 300 गज के बंगले से ज़्यादा महंगा है वहाँ पर। एंड आई वाज जस्ट शॉक्ड। रोशन साहब पहले इसको हम कर लें, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। ये एमनेस्टी स्कीम नहीं दी, ना कोई एमनेस्टी है, ना कोई रिलीफ स्कीम है, ना कोई आसानी की स्कीम है, ना रीवैल्यूएशंस है। ये प्रॉब्लम है, दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। जी बिल्कुल आपने सही निशानदेही की, और मैं समझता हूँ कि आप उस जगह पे बैठे हुए हैं कि आप अगर ये इन लोगों को, हुक्मरानों को बताएंगे, वो आपकी बात मानेंगे, सुनेंगे भी, और उनको मानना चाहिए। बेसिक प्रॉब्लम जब तक हम हल नहीं करेंगे, हम इस मुल्क को तरक्की का सोच नहीं सकते। जो गरीब आवाम अपने घर बनाने का सोच रही है वो घर नहीं बना सकती। हम तो फिर इसका मतलब फिर हम अगले साल का इंतजार करेंगे कि IMF से लोन लेंगे, फिर उसका कर्जा उतारेंगे। बेसिकली यार मोटरवे पे जाके आप बोल रहे हो ए कैटेगरी, यार आप आंखें तो खोलो ना, आप क्या बोल रहे हो, क्या वैल्यूएशन निकाल रहे हो? गलत बोल रहा हूं मैं? सर कोरंगी में अभी एक साहब हैं, वो फंसे हुए बेचारे चक्कर के अंदर। वो बोल रहे हैं यार मेरा 112 गज का प्लॉट है, 1 करोड़ 50 लाख रुपए उसकी वैल्यूएशन है। कहाँ पे? कोरंगी में। मैंने कहा यार यहाँ पे 500 गज का प्लॉट डिफेंस के अंदर 3 करोड़ 28 लाख 50 हज़ार रुपये उसकी वैल्यू है। तो 3 करोड़ 28 लाख 50 हज़ार तो समझ में आती है, मगर 1 करोड़ 112 गज के प्लॉट की जो वैल्यू है वो पता नहीं कौन सी कैटेगरी है, वो 1 करोड़ 50 लाख रुपये उसकी वैल्यू रख दी है। अब ये सब चीज़ें सही करने की ज़रूरत है। देखें एरिया वाइज करें उसको, फिर उसको एमनिस्टी दें। अब यहाँ पे एक ओवरसीज पाकिस्तानी को ये प्रॉब्लम आती है कि जब वो पैसा पूरा वाइट भेजता है तो वो बोलते हैं सर, हम कहते हैं सर ये पैसा, ये प्लाट आपको मिलेगा 3 करोड़ 28 लाख 50 हज़ार का। बोल रहे हैं आप तो कह रहे हैं 11 करोड़ का प्लाट है। हम कहते हैं नहीं, आपको गवर्नमेंट को 3 करोड़ 28 लाख 50 हज़ार रुपये दिखाने पड़ेंगे। बोले बाकी पैसे क्या दिखाएं, वो तो हमारा वाइट है। अब हम बताएं उनको क्या जवाब दें? वो कहते हैं नहीं, हमने कहा सर वो अनऑफिशियल है। बोले ये क्या होता है अनऑफिशियल? हमने कहा कैश देना। सेलर आधा वक्त निगोशिएट ये कर रहे हैं, व्हाइट कितना दोगे, ब्लैक कितना दोगे, अंडर द टेबल कितना दोगे, ओवर द टेबल कितना दोगे। अरे भाई ये क्या तमाशा लगाया हुआ यार, क्या तमाशा है ये? मैं अभी तक शौक में हूं। जनाब हसन बख्शी साहब, आपका तो कंस्ट्रक्शन के शोबे से ताल्लुक है, लेकिन आप लोगों के डेवलपर भी हैं। डेवलपर के माने ये हैं कि अनकंस्ट्रक्टेड या नॉन कंस्ट्रक्टेड यूनिट भी बेचते हैं। प्रॉब्लम ये है कि नाउ व्हेन आई सी पीपल सिटिंग ऑन द टेबल नेगोशिएटिंग, व्हाट आई सी इज द नेगोशिएशन इज नॉट गोइंग ऑन द प्राइस, इट्स गोइंग ऑन कौन सा पोर्शन वाइट होगा, कौन सा पोर्शन ब्लैक होगा, कौन सा पोर्शन आप पे ऑर्डर में देंगे, अच्छा एग्रीमेंट में कौन सा लिखें। अच्छा एक नया आ गया है, एक ये कि ये सेल एग्रीमेंट, ये एग्रीमेंट में ये वाला होगा और इसके अलावा भी हम ये देंगे। सर ये क्या चल रहा है, ये क्या हो क्या रहा है, मुझे बताएं। जी हसन बख्शी साहब, कैन यू हियर मी? जी आपको आवाज आ रही है मेरी? जी मैंने कहा हसन बख्शी साहब आजकल दे आर सिटिंग ऑन द नेगोशिएटिंग टेबल एंड दे आर सेइंग, ये नहीं कि व्हाट इज द प्राइस, दे आर सेइंग व्हाइट कितना दोगे, ब्लैक कितना दोगे, अंडर द टेबल कितना दोगे, ओवर द टेबल कितना दोगे, इंसेंटिव कितना दोगे, अच्छा जो एग्रीमेंट उससे ओवर एंड अबव कितना दोगे। ये क्या हो रहा है सर इस मुल्क के अंदर? व्हाट्स गोइंग ऑन? आपको आवाज आ रही है मेरी? जी आपकी आवाज मुझे वाजे आ रही है। अच्छा देखिए, बात यह है कि मैं नहीं समझता कि एक मसला ये वाइट का क्लियर करने से चीजें सीधी होंगी। ये हमें पूरा इकोसिस्टम सीधा करना पड़ेगा। हमने इनमें अपनी तजवीज में लिखा था कि जो आदमी पहली प्रॉपर्टी खरीदता है पाकिस्तान में या औरत, उसको 50 मिलियन तक रिकंसिलिएशन आप नहीं पूछें, वेल्थ रिकंसिलिएशन। ठीक है, ओके। अच्छा उसमें इसलिए था कि देखें वो जब प्रॉपर्टी खरीदता है तो कोई उनके भाई वगैरह बहन मदद कर देती है, कोई वालिद की जायदाद में से पैसे आते हैं, कुछ जेवर बिक जाता है, कुछ बीवी के यहाँ से आ जाते हैं, तो उससे वेल्थ रिकंसिलिएशन नहीं पूछी। ये हमारी गवर्नमेंट। और साथ जब आप ट्रांजैक्शन वैल्यू डिक्लेयर करने की बात करते हैं तो फिर आपने रीजनली कंपेटिटिव ट्रांसफर टैक्सेस भी लगाने होंगे ना। yes. ये तो नहीं हो सकता कि आप फाइलर पे 12% लें, नॉन फाइलर पे 32% लें। ये दुनिया में कहीं फाइलर नॉन फाइलर का कॉन्सेप्ट ही नहीं है।
मैं दुबई में 5 में अपार्टमेंट लेता हूँ ना, मुझे कोई नहीं पूछता तुम फाइलर हो नॉन फाइलर हो। मैं लंदन में मेफेयर में अपार्टमेंट लेता हूँ, मुझसे नहीं पूछता कोई तुम फाइलर हो। नहीं, लंदन में तो अब कोई भी किसी को नहीं पूछता। वो लोग जो अच्छा, पहले पूछा भी करते थे, जा के कहते थे ये वाला लंदन में इनका है, वो वाला लंदन, अब तो वो भी नहीं कहते हैं। अब मैं न्यूयॉर्क में मैनहट्टन में भी लूँ ना। अच्छा, सारे उनके पते बता दें, जितने उनके एड्रेस है घर के वो बता दें आप। देखें, ये आप किसी को ताने मार रहे हैं और मुझे सब समझ में आ रहा है। अब आप कहेंगे ह्यूस्टन में ह्यूस्टन में मकान कितने का मिलता है। मैं पेरिस में भी लूँ ना, शैंज़ेलिज़े में, जी जी, तो भी नहीं पूछता। नहीं, आप शैटो भी ले सकते हैं, आप शैटो भी ले सकते हैं वहां पे। मैं ये कह रहा हूँ, हम शाह से ज्यादा शाह के वफादार क्यों बन रहे हैं? हम पाकिस्तानियों को पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने दें। जैसे ही कोई नॉन फाइलर प्रॉपर्टी खरीदता है, 236 के से 2 घंटे में एफबीआर को नॉलेज हो जाती है। उनको वो एक लेटर लिखे, मुबारकबाद क्या कहते, थैंक यू फॉर इन्वेस्टिंग इन पाकिस्तान, प्लीज शेयर योर एनटीए नंबर if you have not already no, but we are already in the Nadra system. Why should they bother? They should automatically deduct. We don't mind. तो आपको अपनी डेटा माइनिंग करना चाहिए। आप लोगों को देखिए, आप हाईवे पे भी जाते हैं ना, पहला जो टोल टैक्स होता है उसमें कोई टैक्स नहीं होता है। वो आपको आज भी यहाँ पर हमारी फोटोकॉपियां चलती हैं, ये करने की जरूरत ही नहीं है। You should digitize. I fully agree with you. We should digitize. आप सफर मुकम्मल करते हैं ना, तब टोल टैक्स दिया जाता है। आप पहले से ही पाकिस्तान में कच्चे का रास्ता लोगों को दिखा रहे हैं कि दुबई चले जाएं, लंदन चले जाएं, स्पेन चले जाएं। नहीं, अभी डेस्टिनेशंस हैं। पहले पिछले साल थी टर्की। आप लोगों के भी बहुत सारे मेंबर वहां बहुत ज्यादा जाया करते थे, फिर मुझे पता लगा किस लिए जा रहे हैं। एक पोर्टुगल और स्पेन, ये ओपन फॉर बिजनेस है। बाकी लोग बहुत सारे और भी जा रहे हैं, और मुल्कों में भी जा रहे हैं। ये कोई भी जा रहा है, नहीं कोई भी जा रहा है तो उससे गन पॉइंट पे नहीं ले जाया जा रहा है। समझे, पैसा और अपना रास्ता खुद बनाता है, पैसा और पानी अपना रास्ता खुद बनाता है। आप पॉलिसी बेहतर कर देना वहां से लोग फिर ले आएंगे। आप पॉलिसी तो दुनिया की अजूबी पॉलिसी बना के रखेंगे और एक्सपेक्ट करेंगे कि लोग पैसे लेके आए। स्टेक होल्डर को शामिल करें, कंसिस्टेंट पॉलिसी दें, डिजिटलाइजेशन करें। जेब से क्या देना है इसमें? पॉलिसी देने में भी मतलब खुदा ना खासा कोई तकलीफ है? नहीं, आई फुली एग्री विद यू। करने में भी कोई तकलीफ है? देखें, असल में उसके पीछे होता है मैल इंटेंट। आई विल बी वेरी फ्रैंक। आई वांट टू बी वेरी, जिसे आप कहते हैं, इतना ज़्यादा मैं खुल के बोलना नहीं चाहता, लेकिन देखें असल में बात ये, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बहुत लुक्रेटिव है। सारा पैसा यहाँ पे पार्क होता है। आप लोग बिल्डर होते हैं, शरीफ लोग, परेशान भी जल्दी होते हैं। पैसा इन्वेस्टर का लगा हुआ होता है, बायर ने अंगूठा गर्दन पे रखा होता है, बड़ी मजबूर कैफियत में होते हैं। आपसे ज़्यादा बेहतरीन सोने की चिड़ियाँ कहाँ मिलेगी? आपको मैं कंप्यूटराइज करके दे दूँ, AI से दे दूँ, डिज़ाइन ऑटो अप्रूव कर दूँ, तो फिर मैं क्या करूँगा भाई? मैं यहाँ तालियाँ बजाने के लिए थोड़ी बैठा हूँ। आप लोग बहुत सारे लोगों को खिला रहे हो। बहुत सारे लोग जो कि मतलब ये कि अखबारों से ताल्लुक़ रखते हैं, वो आप लोगों के खिलाफ कंप्लेनेंट बनते हैं। इन लोगों का मसला और है, आपका मसला और है। आप लोग तो कहीं और काम करते हैं, इनका मसला और है बेचारे। हम तो देखो, एक बात बताऊं, नेगेटिव लोगों का आप थोड़ा छोड़ें। गवर्नमेंट बैठी है ना, स्टेट ने तो चीजें सीधी करना उनकी जिम्मेदारी है। स्टेट सबसे बड़ी बेनिफिशियरी है आपकी। ऑफर किया है, इनका काम है। मैंने ऑफर किया है कि SBCA मुझे दे दें, जो रेवेन्यू आता है ना उसका 10 गुना मैं दूंगा, 1 पैसा रिश्वत नहीं लूंगा। हाँ, लेकिन बहुत सारे लोग कहेंगे कि 10 साल पहले आप ही लोग के पास मैं ये कह रहा हूँ, सॉरी गलत हो गया। अकाउंट तो किसी का ही इस्तेमाल ही हो रहा था, वो फिर उन्होंने कह दिया कि मेरा अकाउंट तो कलेक्शन के लिए था। अरे मैं कैसी बातें कर रहा हूँ, छोड़ो यार। मैं आपको ये कह रहा हूँ, आप हमारे हवाले करें ना। आप चले, मेरे नहीं, प्राइवेट सेक्टर के हवाले कर दें। मेरे पे आपको यकीन नहीं, चाइनीज के हवाले कर दें। नहीं, 10 टाइम रेवेन्यू बढ़ जाएगा। चाइनीज को स्टॉक एक्सचेंज दिया था, आज तक हम लोग ख्वार हुए बैठे, पता नहीं कौन अमीर हो रहा है। अच्छा, ये आपको कह रहा हूँ, अगर आप इसी सिस्टम को चलाना चाहते हैं तो बेहतर लोग, जैसे आपने कहा है ना, ऐसे बहुत सारों ने कहा है कि BCA मुझे दे दे, मैं 10 गुना ज्यादा कमा के दे दूंगा। आप अकेले नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग मार्केट में बैठे। रोशन साहब मुस्कुरा रहे हैं। मैंने फीस में कहा है। अच्छा, फीस में कहा है। मैंने फीस में कहा है, और मैंने कहा 1 रुपये रिश्वत नहीं होगी। नहीं, और इन सब अफसरान को मार्केट बेस्ड सैलरी होगी। हाँ, माशाल्लाह, मार्केट बेस्ड, बड़ी अच्छी बातें आप कर रहे हैं। मैं आपकी तरफ दोबारा आता हूँ।
नहीं, मैं आपकी तरफ दोबारा आता हूँ। रोशन साहब, आप इजाफा, इनके प्रॉब्लम्स फ़र्क है, दे आर इन ए डिफरेंट डोमेन, अ डिफरेंट फिश टैंक, यू आर इन ए डिफरेंट फिश टैंक, योर प्रॉब्लम्स आर डिफरेंट। बेसिकली क्या है कि ऑर्गेनाइज, लेट्स पुट इट दिस वे, आई वोंट नेम इट अगेन, working in an organized or institutionalized place is completely different. The problems here have to do with liquidity, the problems have to do with the commercial demand and supply, am I correct? And with the contentions that are there in the buyer's mind, और ये इंटरनेशनल मार्केट में भी people are looking for capital gain, आप लोगों के जो है completely different dynamics सही है। उन डायनेमिक्स के ऊपर बताएं ना कि अभी बजट का क्या इम्पैक्ट, डायरेक्ट बताइएगा बजट का क्या इम्पैक्ट है। कहते हैं बजट का इम्पैक्ट ये है कि अभी आप देखिएगा कि 15-20 दिन के बाद मार्केट में एकदम तेजी आ जाएगी। अब इसमें स्पेकुलेशन भी होगी, स्पेकुलेशन अब इसमें क्या होगा कि अभी जो जेन्युइन बायर है ना, उसका क्या फ़ायदा हो रहा है, जब जिसको अपना घर बनाना है, जिसको प्लाट खरीदना है, वो दूर हो जाएगा। उसने तो एक लिमिटेड बजट अपने लिए रखा हुआ है कि फर्क करो 10 करोड़ रुपए रखा हुआ है। अभी यहाँ पे मार्केट में लोग घुस जाएंगे, स्पेकुलेशन करेंगे और फिर उसके बाद यही प्राइस जो है ना 15 करोड़ पे चली जाएगी। अब जब ये 3 लाख रुपए गज की ज़मीन हो जाएगी तो वो तो बेचारे पीछे रह गए। अब मैं कहता हूँ उनको बेनिफिट उनको दें, बिल्कुल एंड यूज़र का सोचें, एंड यूज़र का सोचें कि एंड यूज़र किस तरीके से अपना घर बना सकता है, उसको रिलीफ दें। उसके लिए रीरा का कानून बनाएं। हमारे घर अब ये हम जो भी बातें जो अपना बख्शी साहब कर रहे हैं या मैं कर रहा हूँ, हम सिर्फ अपनी बातें कर रहे हैं। अभी इसके ऊपर किसी ने कानून की बात नहीं की। भाई एक हर चीज़ का कानून होता है ना, हमारे यहाँ नहीं सर, वो बात ये कोई करे ना करे, हमारा काम है बात करना उनको अपने। और मुझे बड़ी उम्मीद है, देखें, मैं अभी आप जीडीपी की बात कर रहे थे, सर भी जीडीपी की, बख्शी साहब भी जीडीपी की बात कर रहे थे। अगर आज मैं कैलकुलेटर निकाल कर सिर्फ 2 या 3 रेजिडेंशियल एरियाज़ और कमर्शियल एरियाज़ की कमर्शियल वैल्यूएशन आपको निकाल के दिखा दूँ ना, 10% ऑफ जीडीपी तो छोटी बात है। कुछ साल पहले हमने कैलकुलेट किया था 33% ऑफ जीडीपी जो है वो सिर्फ चंद हाउसिंग सेक्टर के, चंद हाउसिंग सोसाइटीज़ के अंदर पार्क हुई हुई। 33% of Pakistan's GDP, and this is not speculative money, this is real money that has been invested into actual sector. ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये वो हवाई पैसे नहीं है, इसमें बाकायदा ट्रांसफ़र करके लोगों ने ख़रीदी है। 33%, रफली 33% of Pakistan's GDP is parked in real estate of just handful of housing societies, handful. मैंने बता दिया आपको सर, आप कैलकुलेटर निकाल लें, आप कैलकुलेटर निकाल लें। गलत बोल रहा हूं सर, मैं कुछ अर्ज करना अभी इन्होंने बिल्डिंग की कीमत बताई सर, मैं आपको रेजिडेंशियल घर की कीमत बता दूं अभी सर, वो आपको बता दें सर। मैं आपको बताता हूं ना क्या हो रहा है, मैं बता रहा हूं। डिफेंस फेज 8 के अंदर कमर्शियल प्लाट 400 गज का 1 अरब से ऊपर का है, 1.25 अरब का है। आप मुझे बताएं उसकी ऑफिशियल वैल्यू कितनी है? 7 करोड़। तो आप मुझे बताएं कितना अच्छा मौका है, जो रिश्वत के पैसे कमा रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। वो पैसे पार्क होगा और वो कभी निकलेंगे भी नहीं, क्योंकि उनके तो सेफ हो गए पैसे। मैं चाहता हूँ गवर्नमेंट को उसका फायदा हो, उसको ऑफिशियल पैसे उसको डिक्लेयर करें, उसकी एमनेस्टी दें, उसको बोले कि भाई ये 50% पैसे कम से कम इसको ग्रेजुअली करें, पूरे नहीं। लेकिन आपने रूट कॉज को, आप रिश्वत को रोकें सर। देखें वो फिर आपने वही बात कर दी सर, वो रिश्वत खुद ही रुक जाएगी। आप मेरी बात तो समझने की कोशिश करें। रिश्वत को रोकने के लिए डायरेक्ट किसी को नहीं बोल सकते रिश्वत को रोको, क्योंकि वो नमाज़ें भी पढ़ते हैं, हज भी करते हैं, ज़कात भी देते हैं, रिश्वत भी लेते हैं। ये सब चीज़ें लाजिम मजलूम है हमारे मुल्क के अंदर। इसके लिए बेहतर ये है कि आप जो है ना अपने फेयर मार्केट वैल्यू पे चले जाएँ। यूँ कर लें कि अगर आप एक साथ नहीं कर सकते, 8 करोड़ की चीज़ आप जो है ना 1.25 अरब की चीज़ 8 करोड़ रुपए में मिल रही है, तो आपके लिए तो बहुत अच्छा पैसा है। ट्रांजैक्शन टैक्स 0.20 कर नहीं, वो भी नहीं कर रहे सर। मैं कह रहा हूँ आप अपने फेयर मार्केट वैल्यू बढ़ा के उसको 0.5% पे लेकर आ जाए, सब खुशी खुशी परचेज करेंगे। और जो आदमी अपने पैसे पार मगर एमनेस्टी दे दें कि चलो जिन्होंने गलती कर ली, देखिए जिन्होंने गलती कर ली, कुछ तो वो हज से माफ़ करवा लेंगे, कुछ उम्रे से माफ़ करा लेंगे, कुछ नमाजों से माफ़ करा लेंगे, मगर जो गलती हो गई है फिर ये जो एमनेस्टी आ जाएगी, उनके पैसे वाइट हो जाएंगे, अपने दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं उस पैसे को। पाकिस्तान का काम आएगा, पाकिस्तान का कर्जा उतरेगा। अभी जिन्होंने ये अनडॉक्यूमेंटेड पैसे छुपाए हुए वो निकलेंगे नहीं, पाकिस्तान में आएंगे नहीं दोबारा, तो उसका मतलब पाकिस्तान तो कर्जदार होता चला जाएगा ना। ये है जो कि कड़वा सच है जो मैं आपसे कह रहा हूँ। रियलिटी यहाँ पर हसन बख्शी साहब आपकी जानिब आऊँगा। जितने वीलॉग आपके बने हैं मेरे ख्याल से इतने तो किसी फिल्म के मशहूर अदाकारा के भी नहीं बने होंगे। आजकल आप इतना ज़्यादा सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं और आपके बहुत सारे बयान, जैसे आज आपने हमारे प्रोग्राम में भी एक बयान दे दिया, आई एम श्योर आपने और जगह भी दिया होगा, लेकिन इसकी वजह से आप बड़ी शोहरत इख्तियार करते जा रहे हैं। तो इस शोहरत के नतीजे में मुल्क के मारूफ अहम जो लोग हैं या शख्सियात हैं बासर और इसके अलावा बाइख्तियार, उनसे भी सुना है कि आपकी मीटिंगें हुई हैं और सुना वहाँ पे बड़ी कस्में वादे भी हुए थे, लेकिन बजट के अंदर वो वाला एंटी क्लाइमिक्स हो गया। मुझे याद आ गया एक फ़िल्म आई थी सदमा, पता नहीं आपने देखी नहीं देखी,
उसमें जो हीरो थे वो अनिल कपूर साहब थे, और वो आखिर में कलाबाजियाँ खा रहे थे ट्रेन के सामने कि ये क्या हो गया, और वो याददाश्त की वजह से हीरोइन उसे पहचान नहीं पा रही थी। तो नहीं मैम रेफरेंस दी है, लेकिन अब प्रॉब्लम ये आप लोगों की हर एक से मुलाकात हो गई, हमने उससे भी मिल लिया, हमने इससे भी, हमने उनसे भी मिल लिया, सबसे आप मिलकर आ गए, लेकिन काम नहीं बना। ये क्या हुआ मुझे समझाएं जी हसन बख्शी साहब। तो मेरे ख्याल उनसे रब्ता नहीं हो पा रहा, उनकी तरफ दोबारा से वापस जाएंगे। हाँ सर, वो आपकी मुस्कुराहट ये बता रही कि आपने फिल्म सदमा देखी है, उसमें वो फिर खुद ही ठीक हो जाती है। जब वो ठीक हो जाती है तो मसला होता है, जब उसकी याददाश्त चली गई होती है तो वो बहुत अच्छी होती है। लेकिन ये मैं आपसे पूछना ये चाह रहा था कि ये जो कस्में वादों की लिस्ट थी, और अखबारात में हम देख रहे थे, टीवी पर देख रहे थे, खास पैकेज रियल एस्टेट के लिए रिलीफ का बहुत कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम बना लिया गया, और जैसे अंग्रेज़ी फिल्मों में आता था रेड इंडियन आग लगा के उसके इर्द गिर्द नाचा करते थे, ऐसे पूरी कम्युनिटी जो थी वो नाच रही थी, गा रही थी, हमारे मामला तय हो गए हैं, बस ये IMF ने छोटा सा दस्तखत करना और हमारा काम बन जाएगा। सर वो पैकेज कहाँ है? पैकेज बता दो मुझे, ये छोड़ दो आप, आधा हो गया, खुशियाँ मना ली, ये बहुत अच्छी पैकेज कहाँ है? पैकेज सर देखें, अभी थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। ये जो अगले बजट में नहीं सर, अभी हमारे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो आसिम मुनीर साहब हैं, ये एक अल्लाह ताला ने हमको बहुत बड़ा तोहफा दिया है। ये बेशक, और ये जो तोहफा है ना, ये लोगों को अभी समझ में नहीं आ रहा है, अंदर से सब खौफजदा है। और ये सच्चा आदमी है, इन्होंने बेड़ा उठाया मुल्क को सीधा करने के लिए, इनको दोनों तरीके से सीधा करना आता है। उन्होंने प्यार की ज़बान से कह दिया भाई इसको सीधा कर दो, आपकी मेहरबानी होगी, क्योंकि जो हमारा दीन भी यही कहता है कि बहुत प्यार मोहब्बत से बात करनी चाहिए, वरना दूसरा उनके पास ताकत का भी इस्तेमाल हो सकता है। मगर ये जो लोग हमारे हुक्मरान हैं ये बहुत अच्छे हैं, अब इनको सिर्फ थोड़ी सी जो डायरेक्शन है ना उनको सही करने की ज़रूरत है। ये जिसका डायरेक्शन सही हो, IMF ने आप लोगों का पैकेज रोका है, ये बताएं। ये बोल रहे हैं IMF शायद राजी ना हुआ हो, तो IMF कौन से नुक्ते के ऊपर IMF ने कहा होगा कि नहीं जी नहीं, आप गलत बोल रहे हैं? क्या नुक्ता होगा? सर पाकिस्तान की मईशत तरक्की करेगी, इस पर IMF मना कर देगा? सर मुझे बताएं, असल कीमत लगा दीजिए, अभी जो आपने बात की वैल्यूएशन ठीक कर दी जाए, इस पे IMF की क्या शिकायत होगी कि आप वैल्यूएशन ठीक कर दें, वो कहें ट्रांजैक्शन टैक्स रेशनलाइज कर दें? IMF को इससे क्या शिकायत होगी कि आपका रेशनलाइज हो जाए टैक्स रेट? कलेक्शन तो आपकी बढ़ जाएगी ना आपके मुताबिक। अगर मैं रियल वैल्यू लगा के उसकी परसेंटेज भले थोड़ी कम कर दूं, मेरी कलेक्शन तो उतनी ही आएगी। तो इससे IMF को क्या शिकायत होगी? सर IMF कभी नहीं चाहेगा कि उसकी इनकम बंद हो, वो तो चाहेगा कि हमको लोन देता रहे, हम उनके लोन के टुकड़ों पे पलते रहें, हम उनके सामने घुटने टेक के बैठे रहें, हम उनके सामने गुलामी की ज़िंदगी गुजारते रहें। वो हमको कभी भी नहीं चाहेगा कि, हमको कभी नहीं बोलेगा कि आप वो कर्जा उतारो, वो हमको गुलाम बना के रखना चाहते हैं। मगर माशाल्लाह मैं देख रहा हूँ कि अब इंशाल्लाह वक्त आ गया कि अच्छा, लेकिन मैं आपको बताऊं मस्बत बातें भी, लेट्स पुट इट रैशनली। अभी आपको पता है स्टॉक एक्सचेंज के अंदर आज भरपूर तेजी आई हुई, शोबा तहकीक मुझे बताएगा, सुबह में तो बहुत तेजी आई थी भाई स्टॉक मार्केट में, खूब ज़बरदस्त तेजी। मुझे पता नहीं आपको सुबह से कितनी क्वेरी आई होगी, लेकिन मैं डेस्परेशन तो देख रहा हूँ, क्योंकि ये मार्केट जो है अपोजिट साइड से चलती है, और मार्केट्स के अंदर सेलर प्रेशर क्रिएट करता है। यहाँ पर बेसिकली क्या होता है कि इनके यहाँ ब्रोकर लेड मार्केट होती है, और रियल एस्टेट की मार्केट जो होती है ब्रोकर लेड इसलिए होती है क्योंकि ब्रोकर एक्साइटमेंट क्रिएट करता है, और अगर बायर्स उसको फॉलो अप करते हैं तो फिर वो मोमेंटम गेन करता जाता है। जो मतलब हर मार्केट फर्क है ना, है 4500 पॉइंट बढ़कर इंडेक्स कहाँ पहुंच गया भाई? 1,76,918 पॉइंट के ऊपर तकरीबन पहुंचा हुआ। अभी कुछ पता नहीं, लम्हों में आगे पीछे हो जाता है। रियल एस्टेट में थोड़ी स्लो ग्रोथ होती है। एक ज़माना था जब पीर बाबा फाइलें चलाया करते थे, तब स्टॉक एक्सचेंज की तरह उनकी फाइल का भी रेट बढ़ा करता था। लेकिन अब फाइलों का भी काम ख़त्म होने वाला है। ये हमें बताया गया भाई कि अब तमाम फाइलें इनको जाकर वहाँ से लेनी पड़ेंगी, वहाँ से लेनी पड़ेगी। कराची में तो इतना फाइलों का काम नहीं होता, लेकिन फाइलों के काम में कराची का काम बहुत बिगाड़ा है। बिगाड़ा है, बिल्कुल बिगाड़ा है। कराची का सारे काम का ऐसी की तैसी हो गई, ये जो फाइलों में काम शुरू हो। देखें फाइलों का काम नाजरीन ये कच्चा काम होता है। फाइलें दाना है, क्या दाना है? दाना डाला जाता है कि भाई आप आओ, हाँ, कबूतर को दाना डाला उसको फंसाने के तो लिए। ये इंडस्ट्रियलिस्ट भी अपना काम छोड़ के पीछे फाइलें दिखा रहा है, वो ये क्या काम वो है? बड़े स्मार्ट लोग होते हैं, ये अपने बस जैसे उनको प्रॉफिट मिला निकल जाते हैं, बेचारा गरीब आदमी फंस जाता है ना। गरीब आदमी का सोचो, जैसे एक ज़माने में अलोकेशन लेटर की गेम चली थी कराची में, अलोकेशन लेटर घूम जाता था, तो ये भी अब उसी तरह है।
नहीं, लेकिन अब नहीं होगा, कह रहे हैं 6 महीने के बाद फाइलें खत्म हो जाए। अभी मैं आपसे को एक बात बता के जाना चाह रहा हूँ यहाँ से, इस मुल्क में जो कुछ हो गया, आइंदा आने वाले वक्तों में अब देखेंगे कि ये चीफ बेहतरी की तरफ स्टाफ साहब जो है ना, ये इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला ने हमको एक तोहफा दिया है, इनके ज़रिए सारे मुल्क की डायरेक्शन सही होगी। ये सब लोगों को सही होना पड़ेगा। ये मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे बना है। 27वीं शब पे जो रमज़ान के 27वीं शब को वजूद में आया है, ये ख़त्म होने के लिए नहीं बना। जो लोग इसके लिए बुरा सोच रहे हैं वो इंशाल्लाह खुद ख़त्म हो जाएंगे। और वन वर्ड, गवादर, बुरा ना मानना। आपने मेरे मुल्क की बहुत बड़ी लिक्विडिटी गवादर की रियल एस्टेट में पार्क करवाई। वो सब्जी मंडी कहाँ गई जो वहाँ पर सब्जी मंडी बनने वाली थी? वो शायद कोई बहुत मशहूर क्रिकेटर थे, उन्होंने आज से 20 साल पहले अनाउंस किया जाए सब्जी मंडी में सब्जी की दुकानें ले लो भाई, बहुत मज़ा आएगा ना, छिक्का लगेगा ना। वो छक्का भी बड़ा अच्छा लगाते थे। वो ये सब्जी मंडियाँ जो आपने बनाई थी, और ये देखिए सर, पैसा पार्क कराएं, ये पाकिस्तानियों का पैसा है। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। हर पाई पैसा जो है पाकिस्तानी का नुकसान होता है, मुल्क का नुकसान होता है। मुल्क का नुकसान है। ये आप कह दें कि जी ये तो यहाँ लग गया। देखिए मैं आपके साथ रियलिटी बात करूँगा। बहुत अच्छी बात की हसन बख्शी साहब ने, बहुत सारे बिल्डर पाकिस्तान छोड़ के चले गए। नेचुरल होता है, ये होता है, वो होता है। मुझे इससे कोई लेना देना नहीं कि नेचुरल होता ही नहीं। वो पाकिस्तानी जिन्होंने रियल एस्टेट में, कंस्ट्रक्शन में इन्वेस्ट किया था, उन्होंने पाकिस्तान में इन्वेस्ट किया था। बिल्डर ने अगर उनका पैसा ले जाके तुर्की में लगाया, पुर्तगाल में लगाया, स्पेन में लगाया, तो गलत लगाया। बुरा ना मानना, मैं बिल्कुल रियलिटी बात करूंगा कि ये नेचुरल होता है। नेचुरल कहां से होता है? मेरा पैसा आप उठा के वहां ले गए, मैंने बुकिंग के लिए पेमेंट की, आपने M9 पे लगाने के बजाय आप दुबई लेकर अपने प्रोजेक्ट में चले गए। ये कौन सी इंसानियत है? ये कौन सा ह्यूमन नेचर है? आप मुझे बताएं, ये मुल्क के साथ कौन सी लॉयल्टी है? रोशन साहब, आप मुझे जवाब दें इस सवाल का। नहीं है नहीं, मैं तो खुद आपकी इस बात की तायद कर रहा हूँ कि ये गलत है। हमारे मुल्क के अंदर जो पैसा है हमारे मुल्क में रहना चाहिए। 1 लाख रुपए का आपने टिकट लिया, हाँ, और $300 का आपने वीजा लगवाया, वहां चले गए। ये कौन सी इंसानियत है? ये क्या इंसानियत है? मैं तो आज से कोई 5-6 साल से बैठ के टीवी पे कह रहा हूँ, भाई अपने मुल्क का पैसा अपने मुल्क में रहना चाहिए। हमारे मुल्क का जो पैसा हमारे मुल्क में सेफ है। ये कौन सा नेचुरल क्या है? आप इसमें मुझे बताएं। ये कहते हैं ये कुदरत पानी कौन सा पानी है? ये कौन सा पानी है जो दुबई जा रहा है? पानी दुबई सर, पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि जो दुबई का नाम नहीं लेते हम, किसी भी मुल्क का नाम लेते हैं। किसी भी मुल्क के अंदर ये पानी क्यों जा रहा है? हम उस जगह पे पैसा कभी भी ना लगाएं जिस जगह पे आपके पास पासपोर्ट नहीं है। आपको इंसाफ कभी नहीं मिलेगा, पैसे डूब नहीं। लेकिन बिल्डर को क्या हक मिला है कि अगर उसको बुकिंग के पैसे हमने पाकिस्तान में पाकिस्तान की प्रॉपर्टी के लिए दिए, वो हमारे पैसे ले दूसरे मुल्क में ले जाए, वहां पे जाकर रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट शुरू कर दे? देखें, वो दूसरे की मर्जी नहीं सर, उसमें मर्जी दूसरे की परचेजर की शामिल होगी तो लेके गया, ऐसे नहीं लेके जा सकता। और अगर कोई बदमाशी से लेके गया तो फिर अल्लाह ताला, गलत है ना? वो तो बिल्कुल गलत है, मगर मैं नहीं समझता कि उसमें उसकी मर्जी शामिल। प्रॉपर चैनल से भी नहीं गया सर। देखें, वो तो बैंक तो बोल रहे नहीं भेजा, मनी चेंजर भी बोल रहे हमने नहीं भेजा। अब ये तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए एक बहुत बड़ा तोहफा दे दिया हमको, आसिम मुनीर साहब की शक्ल के अंदर। इनको इतना सीधा काफी हद तक रुका है ये मामला, इनको बेहतर किया मत समझे। इनके सीने में माशाल्लाह कुरान है और ये खौफ खुदा वाले इंसान है, और ये अल्लाह ताला ने हमारे मुल्क की तकदीर बदलने के लिए इनको भेजा है। और हमारे जो इसमें इस वक्त हुक्मरान हैं, उतने ज़रूरी नहीं कि सब करप्ट हैं, बहुत से होंगे मगर बहुत से अच्छे भी हैं। और इन्होंने इस मुल्क को तरक्की की तरफ ले, जैसे पीएस पार्टी है, उसने बहुत से अच्छे काम भी किए हैं कराची के अंदर। ऐसा नहीं है कि नहीं किया, उन्होंने अभी तक माशाल्लाह लेके चल रहे हैं। मगर कुछ चीज़ों की डायरेक्शन जब तक सही नहीं करेंगे, वफाक इसको सही नहीं करेगा, जब तक हमारे को डायरेक्शन नहीं बताई जाएगी, हमारे पैसे की सेफ्टी नहीं होगी। और फिर लेकिन ये हमारी, मैं आपसे रोशन साहब, मैं आपसे दरखास्त करूंगा, देखिए अब आपको खुल के ये बात कहनी पड़ेगी। बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन का पैसा अगर पाकिस्तान में लगाया गया है तो फिर उसको पाकिस्तान में ही रहना चाहिए। ये तो मैं एग्री कर रहा हूँ। नहीं, ये बाहर नहीं जा सकता, पानी अपना रास्ता लेके बाहर नहीं जा सकता। मैं कह रहा हूँ कि उसका भी कानून है ना, हाँ। उसको आप कानून के हवाले कर दें। आप मत उसका बने, आपने आइडेंटिफाई कर दिया, अब कानून के हवाले कर दें, आप देखें कानून क्या करता है। एक चीज, दूसरी चीज ये कि नहीं, लेकिन उसका मोरालिटी से कोई देखें, अगर कोई ले जाए ढका छुपा के, मैं और आप तो नहीं रोक पाएंगे, लेकिन मोरालिटी से उसको ये नहीं कहें कि उसने सही किया। गलत है ना, हम तो गलत, आप कहें गलत किया, उसने पाकिस्तान का पैसा लेकर गया। 100% गलत है। हमारे जो तबाही हो रही है, हमारे यहाँ जो दूध की कीमत बढ़ी, जो कि रोज बच्चों को चाहिए, वो अगर बढ़ रहा है, इसी वजह से बढ़ रहा है। हमारे मुल्क का पैसा बाहर जा रहा है। कैपिटल बाहर ले जाओगे तो खाली हो जाएगा ये। अच्छा, फिर वो हमारी अनडॉक्यूमेंटेड मनी इतनी पार्क हुई है, वो कभी निकालते ही नहीं है पैसा हमारा, वहाँ पे दफन हो गया जमीन के अंदर। उसको कम से कम, अच्छा, वहाँ जो आपने 30% तक लॉस कर दिया, मान नहीं रहे, लेकिन 30% तक लॉस कर दिया वहाँ पे, मोर देन 50%, जो कि लोग बोल नहीं रहे। तो इसका मतलब किसका पैसा गया? ये किसका गया? हो गया ना, क्या ना नुकसान हुआ।
वो हमने अपने पैसे की वैल्यू खो के किसी और मुल्क के अंदर पैसा लगाया, सरमाया का कोई फ़ायदा भी नहीं किया। तुर्की में भी डबो के आए हैं ये बिल्डर, मैं बता रहा हूँ आपको। तुर्की में ये पैसे, अच्छा ये जहाँ पैसे लेकर जा रहे हैं उस मुल्क का भट्टा बैठ रहा है। चले, तुर्की में एक फ़ायदा ये है कि कम से कम पासपोर्ट देता है, ये तो पासपोर्ट भी नहीं देते जहाँ पैसा लगाया आपने। तो बहरहाल ये कि आगे आपको सारे राज बता देता कि ये लोग फिर चले हैं। नहीं, मैं बताऊँ सर, लॉन्ग टर्म आपको पॉलिसी बनानी पड़ेगी। एक वक्त जो मैं देख रहा हूँ अपनी आंखों से कि एक वक्त आएगा कि पाकिस्तान में लाइनें लगी हुई होंगी कि यार हमें वीज़ा मिल जाए, हमको नौकरी मिल जाए पाकिस्तान के अंदर, थोड़ा सा वेट करें। लेकिन स्पेन लेकर गए, स्पेन में भी जहाँ लगा रहे हैं पैसा, आई डोंट नो प्रॉफिट कमाएंगे नहीं कमाएंगे। पोर्टुगल का मुझे नहीं पता पैसा कमाएंगे नहीं कमाएंगे। खाली एक डेस्टिनेशन नहीं है, बहुत सारी डेस्टिनेशंस हैं वर्ल्ड के अंदर जहाँ पे पैसा जा रहा है। लेकिन आप रोक सकोगे? अगर आप रोक नहीं सकते हो तो फिर जो सजेशंस आपको दे रही है ये इंडस्ट्री स्टेक होल्डर्स, उन पर सोचें कि कैसे इस पैसे को यहाँ पे रोकना है, कैसे इस पैसे को यहाँ पे कंटेन करना है। दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करूंगा, आपका भी, मोहम्मद हसन बख्शी साहब का भी, आप प्रोग्राम में शामिल हुए। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आके गुफ्तगू जमा करेंगे। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। खुलासा करते हैं और इसको थोड़ा सा क्लोज करते हैं। देखिए, आपको समझने की कोशिश करनी है कि पाकिस्तान का कैपिटल अगर हमने यहीं पे रखना है तो पाकिस्तान के अंदर एक नेचुरल ट्रेंड पैदा हो गया है कि लोग इस सेक्टर की तरफ ही आते हैं। इसके माने ये हैं कि बजट शुड हैव बीन दिस सेंट्रिक ऑन दिस सेक्टर। देखो, इसकी ग्रोथ से ये लोग बोलते हैं कि एलाइड सेक्टर्स बहुत हैं, मैं तो कहता हूँ इनहेरेंट सेक्टर भी बहुत है। इधर पैसा पार्क होता है, ये एक रियलिटी है। आप इसकी अगर रैशनल वैल्यू कर दोगे तो इतना ज़्यादा पार्क भी नहीं होगा और फर्स्ट टाइम जेन्युइन बायर को फ़ायदा भी होगा। आप ट्रांजैक्शन टैक्स को कम कर दें, जो कि हुकूमत ने किया है, वी एप्रिशिएट। लेकिन अगर ये अक्रॉस दी बोर्ड नहीं होगा तो फ़ायदा नहीं होगा। आपने फाइलर को तो बेनिफिट दे दिया, लेकिन फाइलर नॉन फाइलर को बेचेगा ना, समझे नहीं आप बात। देखें, फाइलर पाबंद नहीं कर सकता कि बायर को कि तुम भी फाइलर हो। वो अगर फाइलर नहीं है तो जाहिर बात है वो अपना कैलकुलेटर निकालेगा और सेलर अपना कैलकुलेटर निकालेगा। याद रखें, ये वाली जो मार्केट है, इट्स अ बायर्स मार्केट, नॉट सेलर्स मार्केट। आप हैरान होंगे इस बात पे कि मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ। देखें, इट्स अ बायर्स मार्केट क्योंकि बायर के पास है कैश और आपके पास है ये चीज़। आपने उसको बेचेंगे तो वो आपको कैश देगा। याद रखें, कैश इज किंग। इसका मतलब वो अपने कैश के साथ पार्ट कर रहा है, वो आपको दे रहा है कैश। सो देयरफॉर वो डिक्टेट करता है टर्म्स। ये हमारी मार्केट का रूल है। हाँ, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि यही मार्केट अगर हमारे फाजिल मेहमान जो हैं उन्होंने जैसे जिक्र किया कि इतनी कंपेटिटिव हो जाए कि इसके रेट बढ़ जाएं, फिर ऑफ कोर्स इतने जब रेट बढ़ जाएंगे तो ऑफ कोर्स देन इट विल बिकम अ सेलर्स मार्केट। बट राइट नाउ अनफॉर्चुनेटली वेदर वी लाइक इट और नॉट, इट इज़ अ बायर्स मार्केट। देयरफॉर वी विल हैव टू फैसिलिटेट द बायर राइट नाउ। ओके, अच्छा, मैं इस रैशनैलिटी में बिलीव नहीं करता कि सेलर का टैक्स ज़्यादा होना चाहिए, बायर का कम होना चाहिए। इतनी मैथमेटिक्स नहीं लगाओ, हम जट लोग हैं, हमारे साथ इतना हिसाब नहीं करो। जो बायर का टैक्स है वही सेलर का टैक्स लगाओ। ये इतना नहीं कॉम्प्लिकेट करो, उसका 2.5 होगा तो तुम्हारा 1.5 होगा, तो ये इतना नहीं यार। आप इतना सोचने का हमारे पास काम नहीं है, सही है। आप मार्केट जाते हो इस्त्री खरीदने के लिए, कपड़ा खरीदने के लिए, हमें इतने टेक्निकल चीज़ों में नहीं डालो उसका इतना होगा। दोनों का बराबर स्लैब रखो, कोई गुनाहगार नहीं है, ना सेलर बुरा है ना बायर बुरा है। दोनों को रिटेन कर रहे हो। आपने स्लैब तो बनाए हुए हैं लेकिन आपने टेनर तो ख़त्म कर दिया ना। आपको टेनर लाना चाहिए था। आप मलेशिया की तरह टेनर ले आओ, बोलो 5 साल तुमने रखा है, तुम पे टैक्स नहीं लगेगा, बात खत्म। मेरी होल्डिंग चाहते हो ना कि मैं 5 साल रखूँ। 5 साल वैसे ही 5 साल से ज़्यादा हो गए लोगों को इंतज़ार करते करते, मार्केट ही नहीं बढ़ रही, मार्केट वहीं रुकी पड़ी है। मैं आपको बता रहा हूँ, मार्केट ने जंप लिए। मुशर्रफ के दौर में 2005 में मार्केट ने जंप लिया, नो डाउट। स्टॉक के साथ जंप लेके 2005 से 2008 तक मार्केट स्टेगनेंट रही है। 2008 में इंटरनेशनल मेल्टडाउन आया, मार्केट तबाह हो गई। 2011 में मार्केट दोबारा उठी। 2011 तक 17 मार्केट ने छक्के लगाए, मैं आपको बताऊं। 2017 से 2019 तक मार्केट के अंदर फिर भी एक्टिविटी रही। बीच में पीर बाबा खतरे में आए, सिवाय उसके बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। आपको पता होगा पीर बाबा तब भी फंस गए थे। पीर बाबा की आदत है बार बार फंस जाते, अब तो दुबई निकल ली। बेसिकली क्या है कि फिर उसके बाद फिर मार्केट, आपको पता है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आई, मार्केट बैलेंस होने के बाद 22 के बाद क्रैश कर गई। अब मार्केट कांस्टेंट क्रैश में जा रही है। देखें, अक्टूबर 2025 में इस मार्केट ने बढ़ना था और ये बढ़ी, ये रिकॉर्ड पे बात। अक्टूबर 2025 में मार्केट ने बढ़ना था, मार्केट बढ़ी, काफ़ी इंप्रूवमेंट इस मार्केट में आई है। आज हम 2026 के जून में पहुंच गए, लेकिन ग्रोथ की वो परसेंटेज नहीं। देखो, ये X3 मारती है, ये कोई बिटकॉइन नहीं है भाई
कि एक दिन में गिर गया, एक दिन में चढ़ गया। X3 के माने ये होते हैं 1 करोड़ की चीज़ 3 करोड़ की हो जाती है। रियल एस्टेट का रूल है, ठीक है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, अनरिटन रूल है। कुछ सालों के बाद जब मार्केट उठती है तो X3 जाती है। ये पूरे पाकिस्तान का यही रूल है, और ख़ास तौर पे उसका बैरोमीटर मैंने आपको बता दिया कौन सा एरिया है, उस एरिया के अंदर X3 होगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ एवरेज, X4 भी हो सकता है, 4 गुना भी जा सकती है, लेकिन एक एवरेज है कि 1 करोड़ की चीज़ 3 करोड़ की हो जाती है। बुरा लगे अच्छा लगे, ये एक नेचुरल सी बात है, हमें इसे अंडरस्टैंड करना है। वैल्यूएटर्स को भी इसको अंडरस्टैंड करना है, रैशनल हो जाओ, लॉजिकल हो, स्टेक होल्डर्स को अकोमोडेट करें। जो लोग जिस मुल्क के अंदर गए हैं उनको उस मुल्क से अगर पैसे वापस लाने हैं तो आप आसानी पैदा करो, चाहे वो दुनिया का कोई भी मुल्क हो, आप पैसे वापस आने दो। FATF के अगर रूल, कोई 1000 तरीके होते हैं चीज़ों से निकलने के, आप सोचना शुरू करोगे तो हो जाएगा। IMF वाले भी इंसान ही हैं यार, समझाने का तरीका आना चाहिए। हमारी पुलिस तो ऊँट को पकड़ के मनवा लेती है कि मैं बकरी हूँ, नहीं तो आप लोगों में इतनी नॉलेज नहीं है कि आप IMF को मानूस कर सको और उनको समझाओ कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। वी वेट फॉर मैसेजेस ऑन फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।